दिनेश सिंह हैं राजनीतिक विश्लेषक, विश्वेंद्र कुमार हैं वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही साथ अशोक शर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिल्कुल, दिनेश जी से सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगी, अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया है, क्या वो फर्स्ट फेज का रिकॉर्ड तोड़ सकता है शाम 6 बजे तक, और वोटिंग परसेंटेज इशारा किस तरफ करता है? बिल्कुल गुंजन जी, पलक जी, देखिए सबसे बढ़िया बेहतरीन एक तरह से प्रदर्शन किया वहाँ की जनता ने, और फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन जैसे जिस तरीके से हो रहा है, तो उससे प्रतीत यही होता है कि शाम तक आते आते वोटिंग परसेंटेज जो है शायद हो सकता है कि पिछली बार का अगर मतलब जैसे कि जो उसका अगर रिकॉर्ड तोड़ भी ना पाए तो उसके आसपास से कहीं ना कहीं पहुंचेगा, और परिवर्तन की राह एक तरह से दिखाई देती है। क्योंकि लोगों को देखिए अब जैसे इसमें 2-3 अहम फैक्टर्स हैं, मतलब एक तरह से मान के चलें कि माँ माटी मानुष के अलावा और मोदी फैक्टर तो है ही है, साथ साथ में उसके साथ में एक तरह से मुस्लिम और महिला जो फैक्टर हैं उनको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अहम फैक्टर जो हैं वो दोनों हावी रहेंगे। मुस्लिम जैसे कि बाहुल्य जो सीट्स हैं तो वो परंपरागत तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से टीएमसी के वोटर्स होते थे, लेकिन इस बार जैसे उसमें से कहीं ना कहीं जैसे कि जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस ने एक तरह से रिकॉर्ड जैसे 70 मतलब कैंडिडेट्स अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे हैं, तो उसमें से कहीं ना कहीं वोटों का जो विभाजन होगा तो वो किस राह में किस तरफ क्या मतलब बदलने का काम करता है वो देखने की बातचीत रहेगी। और दूसरा महिलाओं का देखिए कहीं ना कहीं जो है वो रुख मतलब भाजपा की तरफ पहले से बढ़ा है, दीदी की तरफ मतलब ये कोई मतलब इसमें देखिए शक नहीं है कि महिलाओं का झुकाव नहीं है, लेकिन उसके साथ में वोटों का विभाजन जो होगा तो वो किस तरफ जाएगा वो देखने की बातचीत है। क्योंकि इसमें देखने की सबसे बड़ी बातचीत है कि पिछली बार की करीब करीब मेरे ख्याल से 80 सीट्स ऐसी थी जिसमें कि जो मतलब जीत और हार का अंतर जो था वो 8000 से नीचे था। तो ये मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं चीज़ें वही है कि अगर जीतने के नज़दीक अगर बाई चांस अगर नहीं भी पहुंचती, मतलब जैसे मान के जीतने का अगर ये सिंहासन पर अगर बैठने का अगर बीजेपी नहीं करती है तब भी उसके आसपास रहेगी कहीं ना कहीं, तो मतलब वो उतना फासला जैसे पिछली बार जैसे था कि 294 में से 77 सिर्फ मात्र सीट थी और 200 से ऊपर जो सीटें थी टीएमसी की, तो उतना फासला नहीं रहेगा। बिल्कुल जो रहेगा तो वो राज सत्ता के गद्दी के बिल्कुल नज़दीक जो है भाजपा रहेगी या फिर गद्दी बैठने का काम करेगी। जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया कि महिलाओं के वोट प्रतिशत का भी, विश्वेंद्र जी आपसे समझते हुए जिस तरीके से बीजेपी की जो प्रो विमेन एक इमेज कह सकते हैं, योजनाएं कह सकते हैं, तो उसका क्या ये सीधा सीधा प्रभाव इसको हम कह सकते हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आधी आबादी है, देश की महिलाएं हैं, उनका ज़्यादा उनका झुकाव है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर आप देखिए सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है। चाहे आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में चुनाव के बाद में रेखा गुप्ता जब बनी है उससे पहले स्थिति जोर थी, आज मजबूत हुई है। हम उम्मीद करते हैं और ज़्यादा सुधार करें। उत्तर प्रदेश की बात करें, 2017 में योगी जी आए थे, पहले बहुत बुरा हाल था और आज बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। वहाँ महिलाओं को सुरक्षा मिली है और महिलाओं के सम्मान की बात करें, महिलाओं को ड्रोन दीदी के नाम से बात करें, महिलाओं को लखपति दीदी के नाम से बात करें, उद्योगपति बनाने की बात करें, महिलाओं को राजनीति में लाने की बात करें, महिलाओं को राजनीति में लाने की बात करें, महिला को हर क्षेत्र में सम्मान देने का प्रयास मोदी जी के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका प्रभाव चुनाव में केवल इसमें नहीं दूसरे चुनाव में भी, जैसे 3 तलाक है, अगर हम मानते हैं कि भाई वो एक वर्ग है वो वोट नहीं देता, आप चेक करें 3 तलाक के बाद से महिलाओं जो मुस्लिम महिलाएं थे, मुस्लिम महिलाओं ने, मुस्लिम बहनों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो उसका भी लाभ हुआ है। तो महिलाओं के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किए हैं, उनके सुरक्षा सम्मान की बात की है और वो प्रयास करने के बाद सफलता भी मिली है, तो उनका रिजल्ट है। तो सर इसको क्या ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बीजेपी ने सेंटर में महिला सुरक्षा को रखा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं दीदी के थोड़े से वोट बिखर भी गए हैं महिलाओं के? बिल्कुल हुआ है ऐसा, और सेंटर में बीजेपी ने तो रखा ही है महिलाओं को, ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव मिला ही है, लेकिन टीएमसी के बिखरने के, नुकसान होने के वोट के दूसरे और भी कई कारण है। वहाँ महिला सुरक्षा का बहुत बड़ा मामला है, वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पश्चिम बंगाल आज भी ऐसी स्थिति में है, देश के बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन अगर उसकी स्थिति का ध्यान दिया जाए, वो महिला तो क्या, वहाँ जेंट्स भी शाम के समय खतरे में महसूस करता है, झगड़े महसूस करता है, सुरक्षित महसूस नहीं करता, तो वो स्थितियाँ महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में। उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनके साथ घटनाएं बहुत होती। देखो वो एक जो कॉलेज में हमारी मेडिकल की छात्रा पढ़ती थी, उसके साथ पहले बलात्कार फिर हत्या, क्या छोटा मामला था, उसकी माँ आज चुनाव भी लड़ रही है, तो वो घटना
छोटी नहीं थी, ऐसी घटनाएं बहुत सारी लगातार होती रही है। लेकिन तो विश्वेंद्र सुरक्षा जी, चाहती सबसे बड़ी महिला। बात यह है कि विश्वास अगर महिलाओं का बन रहा है, हालांकि नतीजे जब आएंगे तब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, लेकिन अगर विश्वास बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो वोट बिखर सकता है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। अच्छा अशोक जी, अब आपसे मेरा अगला सवाल है, और सवाल यह 2021 को अगर देखें तो आज जिन 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें से 123 सीटें टीएमसी जीत गई थी। इस बार के वोटिंग परसेंटेज को देखकर आपको क्या लग रहा है, स्थिति क्या हो सकती है, क्या पिक्चर हो सकती है? देखिए, अब की बार जो चुनाव हो रहा है वो भयमुक्त हो रहा है। मैं इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने इस तरह से एक माहौल तैयार किया, लोगों ने घर से बाहर निकलकर वोटिंग की और बम्पर वोटिंग की है। ये कहीं ना कहीं समाज में एक बदलाव की बयार दिखा रहा है, और जब परिवर्तन की बात आती है तो लोग उस पर बढ़ चढ़कर एक अपना मतदान करते हैं ताकि हम परिवर्तन ला सकें। बीजेपी ने जो अपना नैरेटिव सेट किया परिवर्तन का, वो लोगों के समझ आया। आज लोग चाहते हैं कि इस जो शासन दीदी कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। रही बात सुरक्षा की, भाई साहब ने जो सुरक्षा की बात की वो बिल्कुल सही है। वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा का कोई विशेष इंतजाम नहीं था, महिलाएं डरी हुई थी। आज मैं देख रहा था वोटिंग के टाइम पर एक पत्रकार साथी किसी महिला से पूछ रहे थे कि आप किस बात पर वोट देना चाह रहे हो, किसको वोट देना चाह रहे हो या नहीं देना चाह रहे हो, किस बात को उजागर करना चाहते हो अपनी वोटिंग के माध्यम से। लेकिन हर किसी के वोटर के मुंह पे ताला था, इतना भय उनके दिमाग में था। लेकिन वो धीरे धीरे चुनाव आयोग ने ऐसा माहौल तैयार किया, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा करके, केंद्रीय रिजर्व बल लगा करके, पूरे देश में 3.5 लाख मिलिट्री फोर्सेस लगी हुई हैं, लेकिन 2.5 लाख इस चुनाव में समाज को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबाधित वहाँ खड़ी है और चुनाव को प्रभावित नहीं होने देना चाह रही। वहाँ का मैंने ऐसा भी उदाहरण सुना है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई झगड़ा होता था और वो पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी कंप्लेंट लेकर के जाता था, वहाँ पर पुलिस के लोग टीएमसी के लोगों से पूछते थे कि इस आदमी ने फलां फलां आदमी के खिलाफ कंप्लेंट की है, और वो आदमी आकर के वहाँ पे उनकी बात को अपने तरीके से सुनते थे, उनको दंडित करते थे, उनको धमकाते थे और उनको पुलिस स्टेशन से भगाया जाता था। कम से कम वो माहौल तो नहीं है, कम से कम वो भय तो नहीं है लोगों के बीच में। ये बहुत अच्छी बात है और चुनाव आयोग को मैं बिल्कुल बार बार बधाई देता हूँ, केंद्रीय सरकार को बार बार बधाई देता हूँ जो इतना बड़ा नैरेटिव सेट करके इस समाज को, इस बंगाल की जनता को बचाने का प्रयास किया है। और मैं एडवांस में बधाई देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि 4 मई को भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ वहां पर सत्ता पर काबिज होगी और वहां के समाज और आश्वस्त जीत को लेकर, चूंकि इस वक्त बिल्कुल मैं पूरा आश्वस्त हूँ। जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, जिस तरह से लोग घर से बाहर निकले हैं, जिस तरह से पिछली बार भी सारे रिकॉर्ड्स टूटे, हमने देखा 92% के आसपास वोटिंग हुई, इनफैक्ट 93% के आसपास वोटिंग हुई। लेकिन दिनेश जी आपके पास एक बार आते हुए, क्योंकि हम पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे, जब पिछली बार चुनाव हुआ उस दौरान भी हिंसा हुई, इस बार चुनाव हुआ इस बार भी हिंसा हुई, और इस बार तो और ज्यादा मुस्तैदी रखी गई पिछली बार की तस्वीरों को देखते हुए। तो क्या कभी बंगाल में ऐसे चुनाव हो पाएंगे जब हिंसा की एक भी तस्वीरें सामने ना आए? जी पलक जी, उसी की तैयारी देखिए चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट जैसे फोर्सेस की है, देखिए अगर डिप्लॉयमेंट इसको देख करके भी मान के चले, जैसे जहांगीर खान एक जैसे कि जो उनका टीएमसी का प्रत्याशी है, तो उसको लेकर के स्पेसिफिकली जिसको लेकर के जहाँ से आईपीएस जो ऑफिसर यहाँ से यूपी से गए हैं शर्मा जी, तो वो उनके घर के सामने जाकर के उन्होंने चेतावनी दी कि भाई जिस तरीके से आप लोग ये काम कर रहे हैं ये सब बदल दो। उसको लेकर के बाद में धमकी देने का आरोप प्रत्यारोप जो था महुआ मोहित्रा ने दिया, टीएमसी के अन्य लोगों ने दिया, तो एक तरह से सीधा गुंडागर्दी उतर गया और उसकी पता नहीं क्या क्या चीजें निकाल के रख दी उस आईपीएस की ऐसे। और बाद में देख करके मतलब अभी भी धमका रहे हैं कि 4 तारीख के बाद में तुम्हें कोई तुम्हारा पापा भी नहीं बचा पाएगा। तो सीधा सीधा मानने की बात है कि किसी से कोई डर या भय जो है उनको नहीं है। और एक बेसिक इंग्रेडिएंट यानी कि कोई खाना जब बनाते हैं तो उसमें जैसे नमक की जरूरत और मिर्ची की जरूरत होती है, उस तरीके वहाँ पे वायलेंस की जरूरत पड़ती है ऐसे। और वो पिछले जैसे कई दशकों से ये लगातार निरंतर जैसे है वो एक तरह से ट्रेडिशन की तरह चलता है। तो इस बार जैसे भयमुक्त जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने सबने मिल करके जिस तरीके से जो चुनाव कराया वो बेहतरीन है। और आगे भी इसकी जो
जो परंपरा इसी तरीके से नींव जो अभी डाली है, तो मुझे लगता है कि इसमें और बेहतरी और सुधार होगा, क्योंकि लोग आगे जैसे जो आदत जो अभी पड़ेगी तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले जैसे कि भय जैसे पहले रहा, तो उसको लेकर के लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था कि भाई हम लोग किसी के बारे में अगर बात करेंगे तो हमें घर से निकाल के मारा पीटा जाएगा, बेइज्जती की जाएगी, बदतमीजी की जाएगी। तो वो चीज़ किया, मतलब कि कई बार मर्डर्स भी कर दिए गए। तो क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सबसे ज़्यादा मर्डर वाला एक तरह से प्रदेश के रूप में अगर बोलें बंगाल को, तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस बार की जो परिपाटी है उसको देख करके लोगों के बीच में उत्साह भी हुआ है, और लोगों के बीच में एक तरह से मतलब पूरे तरीके से जो एक तरह से जो निडर होकर के जैसे कि बाहर निकले, तो आगे वो यही चाहेंगे और इसी चीज़ को लेकर के आगे। और मुझे लगता है कि इसके आगे का चुनाव और इससे बेहतरी के लिए होगा। भाजपा की सरकार जो है वो आएगी तो और बेहतर होगा, और चीज़ों को लेकर के जो चीज़ चलेंगे विश्वेंद्र जी कुछ पॉजिटिव की कहना तरफ चाह रहे जाएगा। हैं? जी गुंजन जी, आप यहाँ ध्यान दें कि चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया, जिसकी वजह से आज हिंसा कम है। पश्चिम बंगाल बहुत ज्यादा हिंसा हुआ करती थी, 2021 हो या 23 हो, चुनाव के बाद तक वहाँ पर हिंसा की खबरें आ 40-50 जाती लोग थी। मारे जाते थे, और चुनाव के बाद तक भी। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, स्पेशली अजय पाल शर्मा जी, जिनकी हमारे दिनेश भाई ने बात की है, वो IPS अधिकारी हैं। उन्होंने कहा, आप ये मुझे बताइए ना, कोई भी अधिकारी है, किसी को, मैं दोस्त को कहता हूं दिनेश जी को, भाई तुम ये गलत कर रहे हो, तो मैं इतना ही तो कहूंगा, और वो गोली तो नहीं मार रहे ना। अगर ये भी अधिकार नहीं होगा, अधिकारी को अधिकार कहने का, डांटने का अधिकार, फिर जनता डरेगी कैसे? तो जनता को डराने के लिए अगर उन्होंने ये कहा है उसके घर पर जाके कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, ये वोटर को धमका रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। और आप देखो उस अजय पाल शर्मा जी के विषय में बताना चाहूंगा आपको, मैं उसके मैं ये कहता हूँ, स्पेशली मैं अजय पाल शर्मा की बात पूरी कर दूं। अजय पाल शर्मा, देखो वो थप्पड़ नहीं मार सकता अधिकारी, वो गोली नहीं मार सकते अधिकारी, शब्दों से ही तो कहेंगे, और शब्द भी कड़क नहीं कहेंगे तो कौन डरने वाला है आज के टाइम पर? तो उन्होंने शब्द कहे हैं, भाई आप ये ना करें, और इससे करेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि ड्यूटी है उसकी। अजय पाल शर्मा जी एक IPS ऐसे अधिकारी है जो उनके परिवार का इतिहास रहा है देश की आज़ादी के संबंध में भी और बाद में भी। और ये मुजफ्फरनगर जनपद के शामली जो नया बना, वहाँ भी रहे हैं वो, चूंकि हमारे कुछ संबंध, हमारे बिजनेस है या जन्मभूमि है, हम वहाँ देखते हैं। तो इनका जो कार्य करने का तरीका वास्तव बहुत लाजवाब है। उन्होंने जहाँ जहाँ काम किया वो बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मजबूती से किया। और इन्होंने AI के माध्यम से उनको बदनाम करने की कोशिश की, ये डांस देख रहे हैं, ये दूसरा वो काम कर रहे हैं। पहली बात तो मैं एक बात कहूँ पलक जी और गुंजन जी, डांस देखना, डांस करना पाप है क्या हिंदुस्तान में? वो डांस करना पाप थोड़ा ही है, लेकिन उसको AI के माध्यम से गलत दिखाया जा रहा है। तो IPS अजय पाल शर्मा जी बहुत ही ईमानदार, समझदार, सुलझे अधिकारी है। उनके विषय में अगर ये कहा गया है उम्मीदवार के द्वारा कि इनको देख लेंगे, परिवार को देख लेंगे, ये भारत के गृह मंत्री की जिम्मेवारी बनती है, देश की सिस्टम की जिम्मेवारी बनती है कि उनको ज़्यादा मजबूती और सुरक्षा दी जाए। और भारतीय गृह मंत्री ऐसे कहने वाले लोगों को सख्ताई से पेश आए और उन पर बिल्कुल हम देख एक्शन भी ले रहे हैं किस तरीके से सख्ती बढ़ती भी जा रही है। फर्स्ट फेज के बाद और ज्यादा सख्ती बढ़ाई गई और रणनीतियों को भी बदला गया। अशोक जी, आपके पास आते हुए एक बार फिर, क्योंकि ये जो चुनाव है पूरा बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है। अगर भवानीपुर से बीजेपी जीत जाती है तो क्या माना जाए, TMC का पतन शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो गया, क्या माना जाए इसको सर? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो बम्पर वोटिंग हुई है, इससे ही मेरा मानना है कि TMC का पतन निश्चित तौर पर शुरू हो गया है। दूसरी बात, जो TMC सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती थी चुनाव के अंदर, वो अब की बार दुरुपयोग नहीं हो पाया, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्त था और हर चीज़ निगरानी में थी। यहाँ तक का मैंने जाना है, सुना है कि वहाँ के पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने लोकल पुलिस को भी ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी सोशल मीडिया पर कोई अपना कमेंट या कोई अपनी तरफ से किसी तरह का कोई भी वक्तव्य ना डाले। क्यों, ऐसी क्या बात हुई? उनको समझ आ रहा है कि अब की बार ग्राउंड रिपोर्ट कुछ हो रहे हैं और TMC जा रही है। जब सरकारी तंत्र इस तरह की बात करने लग जाता है तो उनको सबसे पहले पता होता है कि अब की बार चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं पब्लिक से और पब्लिक की बात को सुनते हैं। तो इस तरह का जो माहौल है वो दिखाता है कि TMC जा रही है। चलिए